Good morning, students. We are studying fourth unit, Fabric and Apparel. We will continue this unit, and this is chapter number 11, Fashion Design and Merchandising. फैशन डिज़ाइन और व्यापार। आज के इस लेसन में हम बच्चों फैशन डिज़ाइन के बारे में और उसमें हम क्या क्या व्यापार कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में सभी बच्चों का इंटरेस्ट होगा। ध्यान से इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि जो फैशन उद्योग है ये क्या है। फैशन उद्योग के दो ही स्तंभ होते हैं, एक तो फैशन डिज़ाइन करना और एक फैशन का व्यापार करना। इट मीन्स कौन कौन से स्तंभ हैं फैशन डिज़ाइनिंग के या फैशन उद्योग के? दो स्तंभ हैं, फैशन डिज़ाइन एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बारे में डिटेल से समझेंगे। व्हाट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग एंड व्हाट इज़ फैशन मर्चेंडाइजिंग। यस, देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं फैशन डिज़ाइन। यस, फैशन डिज़ाइन क्या है? फैशन डिज़ाइन है, इसमें हम पढ़ेंगे फैशन उद्योग का। देखिए, जो फैशन उद्योग जो है एक वैश्विक उद्योग है और फैशन जो उद्योग है इसमें डिज़ाइनिंग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। यदि डिज़ाइन अच्छा होगा, हमारा डिज़ाइन मार्केट में पसंद किया जाएगा तो उसका व्यापार ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि हम डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं करेंगे, हमारे डिज़ाइन किसी को पसंद नहीं आएंगे तो हम उसमें फैशन मर्चेंडाइजिंग नहीं कर सकते। इट मीन्स क्या है कि यदि हम फैशन व्यापार करना चाहते हैं तो हमें डिज़ाइनिंग कैसी करनी होगी? फैशन के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जिसे पहनने में लोगों को कंफर्टेबिलिटी हो, ऐसा हमें डिज़ाइन करना होगा। तो अब हम इसके बारे में और देखते हैं आगे। ये जो फैशन उद्योग है ये हमारी भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ हमारी जो रचनात्मक लालसा है उसको भी पूरा करता है। फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में हुई जो वृद्धि है उससे हमारे फैशन व्यापार में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। कब वृद्धि हो रही है? यदि फैशन डिज़ाइनिंग में वृद्धि हो रही है, फैशन में ऐसे डिज़ाइनिंग आ रहे हैं जो लोगों को पसंद किए जा रहे हैं, तो उससे हमारे फैशन व्यापार में वृद्धि लगातार होती चली जा रही है। 1920 में पहनने के लिए जो रेडी टू वियर वस्त्र होते थे उनका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। जो रेडीमेड वस्त्र थे उनका उत्पादन प्रारंभ हुआ था और जल्द ही इन तैयार वस्त्रों का जो विक्रय होने लगा उससे एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया, क्योंकि जो रेडीमेड वस्त्र थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे, तुरंत उनको अवेलेबल हो जाते थे, उनका इंटरेस्ट रेडीमेड वस्त्रों की तरफ बढ़ने लगा और वो कुछ समय में ही फैशन परिधान या फैशन अपैरल का एक महत्वपूर्ण व्यापार बन गया और इससे आर्थिक अवसरों के में जो भी परिधान लोगों को चाहिए होते थे वो तुरंत अवेलेबल होने लगे। तो इससे जो फैशन व्यापार है वो बहुत जल्दी से अस्तित्व में आया और फैशन व्यापार एक लार्ज रूप में लगातार बढ़ता चला गया। फैशन जो मर्चेंडाइजिंग है इसका क्या महत्व है? जो फैशन उद्योग है आज एक बहुत बड़ा उद्योग है। भारतीय फैशन उद्योग का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 14% हिस्सा है। कितने प्रतिशत हिस्सा है? 14% हिस्सा है। और भारतीय फैशन उद्योग लगभग 38 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। क्यों? कितने लोगों को देखिए इससे रोजगार मिल रहा है? 38 मिलियन लोगों को इससे लगातार व्यापार मिलता चला जा रहा है। अब देखते हैं हम इसका सिग्निफिकेंस। इसमें हम देखेंगे कि कितने लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। तो फैशन उद्योग में लगभग 38 मिलियन लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो उनका खुद का रोजगार है वो किस कारण से मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग लोगों द्वारा अत्यधिक पसंद किया जा रहा है, जिससे फैशन व्यापार या फैशन मर्चेंडाइजिंग लगातार बढ़ रहा है। और इसके अंतर्गत जो टेक्सटाइल्स है और उसमें जो टेक्सटाइल फाइबर है इनसे वस्त्र बनाने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से आती है। इसमें फैशन व्यापार, फैशन उत्पादन जो भी होते हैं उनको उचित समय पर बाजार में बिक्री के लिए अवेलेबल कराना, जिससे जो उपभोक्ता है उसको सही समय पर सही माल उसकी मांग के अनुसार मिल सके। इसमें हमें इस चीज़ का भी ज्ञान होता है कि हमें क्या, क्यों और कब ये जो है ये
एक शैली है, ये भी एक फैशन लगातार बनती चली जा रही है। अब हम इसके देखते हैं कि इसके आगे फैशन डिज़ाइन और व्यापार की मूलभूत संकल्पनाएं या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। देखिए, इसमें हम जो देखेंगे वो देखेंगे सबसे पहले कि जो फैशन है वो एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और इससे लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र में वो लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? इसमें डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, रिटेलिंग, पब्लिशिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड कंसल्टिंग, इन सब क्षेत्र में लोगों को व्यवसाय उपलब्ध हो सकता है। फैशन डिज़ाइन को समझने के लिए फैशन की प्रकृति और उसके काम करने के ढंग का अध्ययन हमें करना बहुत आवश्यक है। फैशन के मूल सिद्धांतों और फैशन और उससे प्रभावित होने वाले जो भी कारक हैं उनके आपस में परस्पर संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखते हैं फैशन संबंधी शब्दावली या फिर फैशन टर्मिनोलॉजी की है कि फैशन टर्मिनोलॉजी क्या होती है। फैशन टर्मिनोलॉजी में कुछ शब्द आते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है फैशन। फैशन क्या है? ये एक शैली है जो किसी एक समय में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। जैसे आजकल इस ड्रेस का फैशन चल रहा है तो ये क्या है? ये एक शैली है। अब शैली क्या होती है? स्टाइल क्या होता है? शैली क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। फैशन में बहुत सारी शैलियाँ आती हैं और जाती रहती हैं। कुछ शैलियाँ लोगों द्वारा पसंद की जाती हैं और कुछ शैलियाँ लोगों द्वारा पसंद नहीं की जाती। जो पसंद की जाती हैं वो चलती रहती हैं और जो नहीं पसंद की जाती है वो कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं फैड्स या फिर अस्थायी फैशन। अस्थायी फैशन क्या होता है? जो कुछ समय के लिए ही मार्केट में आता है, हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम उसको थोड़े समय बाद छोड़ देते हैं। या तो हमें उसमें आराम नहीं मिलता या फिर हमें देखने में नहीं अच्छा लगता, तो उसको हम फैड्स या अस्थायी फैशन कहते हैं। अब आता है क्लासिक स्टाइल। क्लासिक स्टाइल या चिर सम्मत स्टाइल, ये शैली क्या होती है? जो फैशन हमें लंबे समय तक अच्छा लगता है और लंबे समय तक हमें पसंद आता रहता है, उसे हम क्लासिक स्टाइल कहते हैं। और इस शैली में डिज़ाइन की सादगी की ये विशेषता होती है कि इसको आसानी से हम हटा नहीं पाते अपनी लाइफ में और ये हमारी लाइफ में ऐड हो जाता है और हमें इतना पसंद आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं फैशन का विकास या फिर फैशन डेवलपमेंट क्या है। देखिए, जो भारतीय फैशन है ये क्या है? ये मानव सभ्यता जितना ही प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि फैशन का जो डेवलपमेंट है वो आज ही हुआ है, नहीं, ये बहुत पुराना है। भारत में और विश्व में कहीं पर भी फैशन हमेशा एक दशक या 2 दशक में स्वयं को दोहराता रहता है और वर्तमान फैशन के लिए नए नए मोड़ और परिवर्तन लाता रहता है। तो परिवर्तन लगातार फैशन में होते चले आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी वेशभूषा से होती है और वेशभूषा से ही विभिन्न राजघरानों को हम आज भी पहचान लेते हैं। किससे? केवल उनकी ड्रेस से। हम उसकी ड्रेस से ही उसको पहचान लेते हैं कि वो कौन से राजघराने का व्यक्ति है। और भारत में जो फैशन का इतिहास है वो विकसित हुआ है। अब पूरी दुनिया में उसने अपनी छाप छोड़ दी है और पश्चिमी संस्कृति और फैशन के प्रभाव के साथ साथ भारतीय फैशन में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। नई आधुनिक विचारधारा का भी फैशन पर प्रभाव पड़ा है और यही कारण है कि जो कामकाजी लोग होते हैं, वर्किंग लोग होते हैं, वो नए नए डिज़ाइन के आरामदायक वस्त्रों की ओर लगातार आकर्षित हो रहे हैं। अब हम देखते हैं फ्रांस, द सेंटर ऑफ फैशन। फैशन का केंद्र क्या है? फैशन का केंद्र है फ्रांस। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो फ्रांस के लुइस सम्राट थे, सम्राट लुइस, वो अपनी ठाटदार शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और सम्राट लुइस और उनके दरबारियों के जो शाही पहनावे की शैली थी, उसने पेरिस को यूरोप की फैशन राजधानी बना दिया था। तो पेरिस क्या था? यूरोप की फैशन राजधानी था। सबसे पहले कोई फैशन वहीं पर आता था। फ्रांस के बहुत सारे शहर सम्राट लुइस के दरबार में रेशमी वस्त्र, रिबन, लेस भेजते थे और ये सभी वस्त्र कैसे होते थे? हैंडमेड होते थे, हाथ द्वारा बनाए जाते थे। ग्राहक की सही नाप के अनुसार इनको हाथ से बनाया जाता था।
शाही न्यायालय के समर्थन मिलने और रेशम उद्योग के विकसित होने के कारण फ्रांस को फैशन का केंद्र माना गया और फ्रांस क्या बन गया? फैशन का केंद्र बन गया। फ्रांस के जो परिधान निर्माण की कला थी उसको कुटूअर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुटूअर। और परिधान को डिजाइन करने वाले जो पुरुष होते थे उनको कुटूरियर और जो महिलाएं होती थी उनको कुटूरियरे कहते थे। कुटूरियर और कुटूरियरे कहते थे। इसके बाद हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे वस्त्र निर्माण और परिधान उत्पादन में प्रौद्योगिकी उन्नति, टेक्निकल एडवांसेस इन टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्शन। क्या क्या इसमें एडवांस, टेक्निकल एडवांस में क्या क्या प्रोन्नति हुई, क्या क्या इसमें उन्नति हुई उसके उत्पादन में, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, औद्योगिक क्रांति जब हुई उसने वस्त्र निर्माण और परिधान उत्पादन की जो प्रौद्योगिकी उन्नति है उसका प्रारंभ किया। और इसके जो प्रारंभ करने के कौन कौन से कारण थे वो देखिए। कम समय में ही अधिक वस्त्रों का निर्माण होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें डेवलप हो गई थी, जैसे स्पिनिंग जेनी और मशीनी करघे, इनका आविष्कार हुआ था। अब स्पिनिंग जेनी क्या थी? इसमें बहुत सारे स्पिडल फ्रेम लगे हुए होते थे जिससे एक समय में ही बहुत सारे अधिक धागे बनाए जाते थे। जब अधिक धागे एक समय में ही बनने लगे तो ऑब्वियसली क्या हुआ, जो स्पिनिंग है वो तेजी से होने लगी और वस्त्र निर्माण जल्दी जल्दी होने लगा। और उस जो मशीनी करघे थे जिसमें कपड़ों की बुनाई होती थी वो बहुत जल्दी जल्दी की जा सकती थी, पावर लूम्स लग गए थे। और सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को, हैंडीक्राफ्ट को एक उद्योग के रूप में बदल दिया जिससे फैशन सभी को उपलब्ध हुआ। और 1859 में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन में पैरों से चलने के लिए ट्रेडल का विकास किया जिससे सिलाई का काम और भी ज़्यादा तेजी से हो गया। प्रारंभ में इन मशीनों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? केवल और केवल सैनिकों की वर्दी बनाने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता था। फिर 1849 में लेवी स्ट्रॉस नामक एक युवक ने टेंटो एवं माल डिब्बों के कवर के लिए बने कपड़ों का प्रयोग करके पैंटें बनाई जिसमें क्या करते थे? केवल औजार रखने के लिए जेबें भी लगाई। ये पैंटें बाद में इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि इन्हें डेनिम के नाम से जाना जाने लगा। और जो जीन्स है, जीन्स की खोज का श्रेय है वो दिया गया लेवी स्ट्रॉस को। लेवी स्ट्रॉस ने जीन्स की खोज की इसलिए उसका श्रेय उनको दिया गया और उनकी कंपनी को नाम दिया गया लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी, जिनकी जीन्स सबसे ज़्यादा फेमस है। शहरों में आज लोग जब बसने लगे तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी दुकानें खोली गई और विविध प्रकार के कपड़ों की बढ़ती मांग के साथ साथ शहरों में रिटेल शॉप्स भी खोली गई। अब हम इसका फैशन इवोल्यूशन देखते हैं या फिर फैशन का विकास देखते हैं वो कैसे कैसे हुआ। इसमें हम पूरा फैशन साइकिल पढ़ेंगे। फैशन साइकिल बहुत इजी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। देखिए, जो फैशन चक्र है उससे अभिप्राय क्या है? एक समय में या फिर एक जीवन काल में एक फैशन चलता रहता है। फैशन के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक जो उनका फैशन साइकिल है वो इन 5 चक्रों में चलता है। किस किस में? जब फैशन शुरू हुआ और जब फैशन खत्म हुआ, ये हम 5 चक्र इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल, फैशन की प्रस्तुति। इसमें क्या होता है? जो फैशन डिज़ाइनर है अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी रिसर्च के द्वारा नए नए डिज़ाइन के परिधान तैयार करता है और लोगों को एक नई शैली, नया स्टाइल उपलब्ध कराता है। नए नए डिज़ाइन बनाने के लिए डिज़ाइनर नए नए रूपरेखा, उनके रंग, आकृति, कपड़े के आकार, उनको सबको इधर उधर अदल बदल के प्रयोग करता है। कभी रेड कलर में बना दिया, कभी ब्लू कलर में बना दिया, कभी ब्लैक कलर में बना दिया। तो इस तरह से वो एक फैशन की शुरुआत करता है। अब उसने बना दिया, अब उसे नहीं पता कि मार्केट में क्या होगा। फिर उसका सेकंड पॉइंट आता है इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता में वृद्धि। जब नया फैशन बहुत सारे लोगों के द्वारा खरीदा जाता है, एक ड्रेस जो उसने पहले बनाई थी, उसने रेड कलर में भी बनाई, ब्लैक कलर में भी बनाई, एक आपने खरीदी, एक मैंने खरीदी, ठीक है। ये जब बहुत सारे लोगों द्वारा खरीदा गया, पहना गया, देखा गया तो उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। आपने भी बनाई, मैंने भी बनाई, लेकिन एक दूसरे ने हम दोनों की ड्रेस देखी, उसको इतनी पसंद आ गई कि उसने भी उसको खरीद ली।
तो क्या हुआ, इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, उसकी पॉपुलैरिटी उस डिज़ाइन की बढ़ गई। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, पीक ऑफ पॉपुलैरिटी। पीक ऑफ पॉपुलैरिटी मीन्स लोकप्रियता की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा मीन्स उसकी पीक पर पहुंच गया। जब कोई फैशन बहुत सारा फेमस हो जाता है तो वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। अब वो ड्रेस आपने भी खरीदी थी, मैंने भी खरीदी थी, बाकी 10 लोगों ने और खरीद ली, तो उसकी मांग लगातार बढ़ती चली गई। तो उस लोकप्रियता एवं मांग का फायदा क्या हुआ, उस निर्माता को हुआ। उसने क्या किया, उस फैशन की नकल करके क्या किया, कम मूल्यों पर, उसके कम रेटों पर एक ड्रेस और बनानी शुरू कर दी। क्या, किसकी, उस फैशन की नकल करके। हमारे पास तो ओरिजिनल थी, लेकिन लोगों के पास फिर इसकी कॉपी आनी भी उपलब्ध हो गई। क्यों, क्योंकि उसकी मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। फिर इसका फोर्थ पॉइंट आता है, डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। डिक्लाइन का मतलब क्या है, अब लोकप्रियता तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो अब लोकप्रियता में कमी आने लगी। जब उस फैशन की अनुकूल जो अनुकृतियां हैं बहुत सारी बाजार में आ जाती हैं, तो फैशन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता और लोग उस डिज़ाइन से, उस फैशन से ऊब जाते हैं और फिर वो उस कपड़े को खरीदना नहीं चाहते। जब हम अपने जैसा हर किसी के पास देखते हैं तो हमारा मन नहीं करता ना कि अब हम ये ड्रेस पहने, तो हम उसको छोड़ देते हैं और उस तरह से उसकी लोकप्रियता घटनी शुरू हो जाती है और फिर वह मार्केट में कम रेट में अवेलेबल होना शुरू हो जाता है। अब क्या आता होता है फिर, रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल। उसका फिर क्या होने लगता है, रिजेक्शन होना शुरू करता है, हो जाता है। रिजेक्शन मीन्स अब फैशन चक्र क्या है, ये लास्ट पड़ाव है। इसमें क्या करते हैं, कुछ उपभोक्ता पहले से ही किसी नए रंग रूप के को और ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और इस वाले डिज़ाइन को छोड़ देते हैं जो उन्होंने डिज़ाइन पसंद किया था। तो यहाँ से फैशन शुरू हुआ था कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइल से, और यहाँ पर आकर क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया क्योंकि लोग उससे पूरी तरह से ऊब गए हैं। दिस इज फैशन एवोल्यूशन या फिर फैशन का विकास। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है, वो पढ़ेंगे अब हम फैशन व्यापार, फैशन मर्चेंडाइजिंग। ये आपको समझ आ गया, यहाँ से फैशन शुरू हुआ, फैशन इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल, फिर उसकी इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, फिर वो पीक पर पहुँचा, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया तो उसकी लोकप्रियता में कमी आने लगी और फिर उसके बाद लोगों ने उसका त्याग करना शुरू कर दिया। अब हम पढ़ेंगे फैशन मर्चेंडाइजिंग। देखिए, जो फैशन व्यापार है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि बिक्री के प्रोत्साहन के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना, जिससे क्या हो, जिससे हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। जो प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारा डिज़ाइन मार्केट में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाए। जो फैशन व्यापारी होता है वो वह व्यक्ति होता है जो फैशन उद्योग में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं मांगों के लिए उसके जो प्रोडक्ट है उसका नियोजन करता है, उत्पादन करता है, संवर्धन करता है। संवर्धन मीन्स प्रमोटिंग करता है उसकी, और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको बाजार में बेच देता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे रोल ऑफ फैशन मर्चेंडाइजर ऑन ईच एस्पेक्ट। फैशन व्यापार के प्रत्येक पहलू पर फैशन व्यापारियों की क्या भूमिका होती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। जो फैशन व्यापारी होता है उसकी किस किस क्षेत्र में क्या क्या भूमिका होती है। सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले करता है किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले बनाना पड़ेगा ना उसे अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए। तो जब उसने उसका प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर ली, उसके बाद वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद बाइंग करेगा, उसको क्रय करेगा, फिर उसकी प्रमोटिंग करेगा, संवर्धन करेगा उसका, और फिर उसको लास्ट में क्या करेगा, सेलिंग कर देगा, उसको बेच देगा, वो मार्केट में उसका विक्रय कर देगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है
एक जो व्यापारी है किसी भी परिधान को बनाने के लिए बहुत सारे कपड़ों का चयन करता है और उस चयन करते समय उसको बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे कि जो वो कपड़ा या परिधान खरीद रहा है उसका उसे पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए कि वो मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। फिर उसको क्रय करना है, बाइंग करना है। जो फैशन व्यापारी है उसको पूरी मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, उसको पूर्वानुमान होना चाहिए कि ये फैशन ये मार्केट में पसंद किया जाएगा या नहीं, इस चीज़ में वो पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए जिससे उसको खरीद का सही ऑर्डर दिया जा सके। जब एक फैशन व्यापारी डिज़ाइनर के साथ मिलकर काम करता है तो वह डिज़ाइन को क्या करता है, वस्त्र निर्माण और वस्त्रों के विषय में बहुत सारे विशेष ज्ञान को देकर उसका मार्गदर्शन भी करता है। नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग या फिर संवर्धन। इसमें क्या है, इसमें फैशन व्यापारी किसी डिज़ाइनर के लिए काम करता है और तब उसका पहला उत्तरदायित्व होता है कि डिज़ाइनर के जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्रमोटिंग के लिए उसको बड़ी बड़ी दुकानों तक पहुंचाना। और एक फैशन व्यापारी में क्रिएटिविटी होती है। फैशन व्यापारी जो होता है अपने कौशलों के साथ साथ जो उसके अंदर व्यापारिक कौशल होते हैं उनके साथ साथ प्रोडक्शन स्किल्स का भी उसके साथ अंदर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे वह उसकी अच्छी तरह से प्रमोटिंग कर सके। डिज़ाइनर के जो प्रोडक्ट हैं उसको बढ़ावा देने के लिए फैशन व्यापारी को संभावित जो भी ग्राहक होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए कुछ एग्जीबिशंस में भी भाग लेना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट सेलिंग या फिर विक्रय। जो फैशन व्यापारी है उसको उसका एक उत्तरदायित्व ये भी होता है कि वो डिज़ाइन के जो भी नए नए प्रोडक्ट हैं उनको बाजार में दुकानों तक पहुंचाए जिससे ग्राहक उनको पसंद कर सकें। इससे फैशन व्यापारी को विभिन्न जो प्रकार बाजार की प्रवृत्ति होती है, मार्केट ट्रेंड्स होते हैं, उसका पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में पसंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जब एक फैशन व्यापारी एक रिटेल व्यापारी के पास जाता है और वहाँ काम करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फैशन प्रोडक्ट हैं उनको खरीदे और दुकानों तक उनकी जो डमीज़ हैं वहाँ पर अच्छी तरह से सजाए जिससे लोगों द्वारा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे जाएं प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं हम, लेवल्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग इन फैशन इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से लेवल्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर खुदरा संगठन। खुदरा संगठन में हम देखेंगे, एक तो देखेंगे हम डिज़ाइनर शोरूम, रिटेल शॉप और कंज्यूमर। जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो फैशन डिज़ाइनर है वो क्या करता है, शोरूम से माल खरीदता है या फिर शोरूम से माल उठाता है और रिटेल जो शॉप वाले होते हैं वहाँ तक माल को पहुँचाता है और वहाँ से फिर कंज्यूमर के हाथ में माल पहुँचता है। ये एक रिटेल शॉप्स होती हैं, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जो खुदरा संगठन है वो ऐसी योजना बनाते हैं जिससे वो सुनिश्चित कर सकें कि उनका प्रोडक्ट उनके पास पर्याप्त मात्रा में है और उनका जो बिक्री मूल्य है, सेल प्राइस, वो उस सेल प्राइस में जो कंज्यूमर है माल खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं और उसके बावजूद जो कंज्यूमर के खरीदने के बाद जो रिटेल शॉप वाले हैं उनको उसका प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, बाइंग एजेंसीज या फिर क्रय एजेंसीज। ये जो बाइंग एजेंसीज होती हैं ये क्या होती हैं, ये जो बाइंग एजेंसीज होती हैं ये एक सलाहकार का काम करती हैं। और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसकी बाइंग एजेंसीज की, उसमें ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे पहले होती है आइडेंटिफाई वेंडर्स या फिर विक्रेताओं की पहचान करना, नेगोशिएट कॉस्ट या फिर मूल्य का मोल भाव करना, क्वालिटी चेक्स गुणवत्ता की जांच करना, प्री शिपमेंट क्वालिटी या फिर लदान पूर्व गुणवत्ता की जांच करना, प्री शिपमेंट क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन। ये 4 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्रय एजेंसी के ये 4 उत्तरदायित्व होते हैं। इसमें जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको क्रय एजेंसी के माध्यम से ही माल खरीदना लाभदायक होता है क्योंकि इसमें लागत और समय की सबसे कम
सबसे ज़्यादा बचत होती है। और इसमें क्रय एजेंट जो होते हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है विक्रेताओं की पहचान करना, मूल्य का मोल भाव करना, उत्पादन की प्रक्रिया के समय गुणवत्ता की जांच करना और उसकी जो लदान है करते समय उसकी गुणवत्ता को सही से परख लेना। जो क्रय एजेंसी है वो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता पर नियमित नियंत्रण रखती है, जिससे जो विक्रेता है या फिर निर्यातक हैं उनको अच्छी क्वालिटी वाला माल कॉम्पिटिटिव प्राइस पर उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं क्रय एजेंसीज के बाद बाइंग एजेंट्स देखेंगे, एक्सपोर्ट हाउसेस, मर्चेंडाइजर। ठीक है, निर्यात उद्यम व्यापारी, इसके बारे में अब हम देखते हैं। जो निर्यात उद्यम व्यापारी है, पहले तो हमने क्रय एजेंसी के उत्तरदायित्व पढ़े थे, यहाँ पर हम निर्यात उद्यम जो व्यापारी है इसके देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। इसमें ये 4 आती हैं, उसमें भी 4 पॉइंट थे, इसमें भी 4 हैं। सबसे पहले बायर मर्चेंडाइजर या फिर क्रय व्यापारी, मैं हिंदी में भी बता रही हूँ बच्चों साथ साथ, जिससे आपको क्लियर होता रहे। फिर सेकंड आता है इसका प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर या फिर उत्पादन व्यापारी। फिर आता है लिंक बिटवीन बायर एंड मर्चेंडाइजर, खरीदारों और उत्पादकों के बीच मध्यस्थता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड बायर मर्चेंट्स, उत्पादन और खरीद व्यापारियों के बीच मध्यस्थता। इसके बारे में देखते हैं अब हम। सबसे पहले देखते हैं बायर मर्चेंडाइजर या फिर क्रय व्यापारी। इसका उत्तरदायित्व क्या होता है, जो खरीदार हैं, जो उत्पादक हैं, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करना, जिससे वो ये सुनिश्चित कर सके कि जो उत्पाद है या फिर प्रोडक्ट है उसका विकास खरीदारों की आवश्यकता के अनुसार हुआ है। और उत्पाद का और उसमें जो है कुछ उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है क्रय व्यापारी की कि वो सैंपल लगातार लेता रहे, खरीदारों से लगातार बात करता रहे कि उसका माल मार्केट में कितना पसंद किया जा रहा है। और उसका उत्पादक व्यापारी का ये भी उत्तरदायित्व होता है कि वो उत्पादन और खरीद व्यापारियों के बीच एक मीडिएटर का काम करे और ये सुनिश्चित करे कि उनका प्रोडक्ट उपभोक्ता की मांग के अनुसार मार्केट में उपलब्ध है या नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, फैशन व्यापार में लक्षित बाजारों की भूमिका। लक्षित जो बाजार होते हैं, रोल ऑफ टारगेट मार्केट्स इन फैशन मर्चेंडाइजिंग। फैशन बाजार में लक्षित बाजारों की क्या भूमिका होती है उसके बारे में देखते हैं। फैशन बाजार में लक्षित बाजारों की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स डिपार्टमेंट है उनको उन उपभोक्ताओं पर केंद्रित करने में सहयोग करता है जिसके द्वारा सामान खरीदने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब इसमें हम जो देखेंगे वो देखेंगे मार्केट सेगमेंटेशन या फिर बाजार विभाजन। इन बाजारों में अन्य बाजारों की अपेक्षा अधिक लाभ मिलता है। मार्केट सेगमेंटेशन देखते हैं हम। बाजार विभाजन क्या होता है, देखिए बाजार विभाजन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन या फिर जनसांख्यिकी विभाजीकरण। फिर हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन या फिर भौगोलिक विभाजीकरण। फिर हम पढ़ेंगे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन या फिर मनोवृत्ति परक विभाजीकरण। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन या फिर व्यवहारगत विभाजीकरण। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये क्या होता है, ये होता है जनसंख्या के आधार पर, आयु के आधार पर, जेंडर के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और इनकम के आधार पर यहाँ पर बाजार का विभाजीकरण कर दिया जाता है। फिर आता है सेकंड पॉइंट ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ये भौगोलिकरण के आधार पर होता है। इसमें ये जलवायु पर निर्भर करता है कि वहाँ की जलवायु गर्म है या ठंडी है। थर्ड आता है मनोवृत्ति परक विभाजीकरण या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें ये जीवन शैली के आधार पर होता है, लोगों की रुचि के आधार पर, सामाजिक गतिविधि के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर या उनकी आवश्यकताओं के आधार पर या उनकी अपेक्षाओं के आधार पर ये बाजार का विभाजीकरण होता है। नेक्स्ट आता है व्यवहारगत समाजीकरण। ये किसके आधार पर होता है व्यवहारगत विभाजीकरण, ये होता है विशिष्ट उत्पाद जो भी होते हैं या उनकी सेवाएं जो भी होती हैं उनकी राय के आधार पर होता है। इसमें जो है मूल्यांकन किया जाता है उनकी परिणाम के आधार पर, जो प्रोडक्ट हैं या सेवा हैं उनमें क्या क्या सुधार लाकर उस उत्पाद को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। तो लोगों से सलाह ली जाती है कि इस प्रोडक्ट में और क्या क्या कमियां हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं
मार्केट सेगमेंटेशन हमने देख लिया है, कितने आधार पर हमने किया है। सबसे पहले हमने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन पढ़ा, फिर हमने ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन पढ़ा, फिर हमने साइकोग्राफिक पढ़ा और फिर हमने बिहेवियरल सेगमेंटेशन पढ़ा, जो लोगों के व्यवहार के आधार पर होता है कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कितना पसंद किया जा रहा है और कितना पसंद नहीं किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कंज्यूमर मोटिवेशन फॉर बाइंग, उपभोक्ताओं की खरीदारी के लिए प्रोत्साहन, कितना प्रोत्साहन उनको दिया जाए। उपभोक्ताओं की खरीदारी के लिए प्रोत्साहन में देखिए, सबसे पहले राइट मर्चेंडाइज या फिर सही व्यापार होना चाहिए। ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी दुकान में उन्हें सामान रखना चाहिए। फिर है एट राइट प्लेस, सही स्थान पर सामान होना चाहिए जिससे उसका चुनाव सही तरीके से किया जा सके। एट राइट टाइम, सही समय पर होना चाहिए, सही समय पर, और उसका चुनाव होना चाहिए कि मौसम कैसा है। ऐसा नहीं है कि सर्दी का मौसम है और गर्मी के कपड़े मार्केट में बिक रहे हैं। इन राइट क्वालिटी, राइट क्वालिटी का होना चाहिए। राइट क्वालिटी का मतलब कि जो उसकी क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। राइट प्राइस होना चाहिए, सही मूल्य होना चाहिए, जो दुकानदार को भी लाभ हो और ग्राहक को भी उसकी अपेक्षा के अनुसार ही माल मिल जाए। राइट प्रमोशन उसका होना चाहिए। राइट प्रमोशन मीन्स जिससे वो ग्राहकों को आकर्षित करे और ग्राहक और जो दुकानदार है उनके बीच में संतुलन बन जाए। इसके बाद हम देखते हैं फैशन के खुदरा संगठन या फिर फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, फैशन जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है वो होते हैं, सबसे पहले सिंपल सिंगल यूनिट स्टोर, छोटा एकल इकाई स्टोर, चेन स्टोर या फिर श्रृंखला स्टोर, और फिर विभागीय स्टोर या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर। सबसे पहले हम देखेंगे छोटा स्टोर, स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर, ये पड़ोस की दुकान की तरह होता है जो हमारी आसपास दुकानें होती हैं घर के आसपास। फिर डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जिसको हम विभागीय स्टोर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे एक तो हो गया क्लोथिंग सेक्शन हो गया, स्पोर्ट्स सेक्शन हो गया, हेल्थ सेक्शन हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट सेक्शन हो गया, या फिर फूड प्रोडक्ट सेक्शन हो गया। इसमें अलग अलग से डिवाइड कर दिए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर भी कहते हैं। फिर एक होते हैं चेन स्टोर। चेन स्टोर क्या होते हैं, ये फुटकर दुकानें जैसी होती हैं जिनमें एक ही ब्रांड का सामान मिलता है, सारा सामान एक ही ब्रांड का मिलता है। ठीक है, तो हमने डिपार्टमेंटल स्टोर भी पढ़ लिया, चेन स्टोर भी पढ़ लिया और सिंगल यूनिट स्टोर भी पढ़ लिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ते हैं मेजर डिविजन्स ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग। अब हम इनका डिवीजन देखते हैं कि फैशन व्यापार में प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं। फैशन व्यापार में प्रमुख विभाग हैं मर्चेंडाइजिंग डिवीजन। ये क्या होता है मर्चेंडाइजिंग डिवीजन या फिर व्यापारिक विभाग, इसमें क्रय, व्यापारिक नियोजन, नियंत्रण, विक्रय और फैशन और समन्वय, ये सब होते हैं। फिर आता है सेल्स एंड प्रमोशन डिवीजन। सेल्स एंड प्रमोशन में विज्ञापन, ये इसके सारे विभाग हैं जहाँ जहाँ आप इसमें काम कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए, विशेष आयोजन के लिए, प्रचार, जनसंपर्क, ये सब आएगा इसमें। नेक्स्ट आता है फाइनेंस एंड कंट्रोल डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें क्रेडिट हो गया, अकाउंट पेबल हो गया, ठीक है, और सामानों की सूची, ये सब इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है फिर ऑपरेशनल डिवीजन या फिर प्रचालन विभाग, सुविधाओं की देखरेख, दुकान, व्यापार सामग्री की सुरक्षा और देखभाल इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है फिर पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर, इसके अंतर्गत आता है स्टोर में अधिक व्यापार होने पर यह विभाग अलग से कार्य भी कर सकता है। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रिपरेशन फॉर अ करियर इन फैशन डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। फैशन डिजाइन और व्यापार में जीविका के लिए क्या क्या तैयारी करेंगे। देखिए, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जीविका के लिए शैली या फिर स्टाइल,
बिजनेस सेंस, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें पता होनी चाहिए। स्टाइल का हमें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए यदि हम फैशन डिज़ाइन में काम कर रहे हैं। किस तरह का स्टाइल मार्केट में पसंद किया जाता है, किस तरह का स्टाइल बाज़ार में पसंद नहीं किया जाता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और बिजनेस करने का सेंस हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हमारे अंदर ये दो सेंस हैं तो हम मार्केट में सफलता मिल जाएगी। और इसके लिए कुछ स्किल्स भी होने चाहिए। उन स्किल्स को देखते हैं क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले होनी चाहिए फोरकास्टिंग एबिलिटी। फोरकास्टिंग एबिलिटी मीन्स किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमें पहले से ही अनुमान लगाने की योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसको हम फोरकास्टिंग एबिलिटी कहते हैं। फोरकास्टिंग एबिलिटी में हमें ये पता होना चाहिए कि यदि प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आता है तो इससे फैशन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके रहते हमें इस व्यापार में हमें पैसा कमाने के लिए बहुत सारी फैशन शैलियों के बारे में बहुत आगे तक की सोच रखने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर आता है एनालिटिकल एबिलिटी। हमें क्या करने की क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर जो भी फैशन व्यापारी है उसके अंदर अपनी पूंजी की, अपनी योग्यता का विश्लेषण करने की, आपस में एनालाइज करने की योग्यता होनी चाहिए। उन्हें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए और जटिल समस्याएं यदि कोई आ जाती है उसको सुलझाने की योग्यता भी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन एबिलिटी। उसके अंदर बात करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो फैशन व्यापारी है उसके अंदर कम्युनिकेशन का कौशल होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मूल्यों को तय करने के लिए बातचीत करने की योग्यता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। विज्ञापन देते समय, समाचार पत्रों में अपने उत्पादन की जानकारी देना, उपभोक्ताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना, ये सब संप्रेषण कौशल उसके अंदर डेवलप होने चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फैशन डिजाइनिंग और व्यापार से संबंधित शैक्षिक योग्यताएं। यदि आप अपना करियर फैशन डिजाइनिंग में बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या आपके अंदर होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई 2 वर्षीय एसोसिएट या फिर 4 वर्षीय कोई ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके अलावा फैशन डिज़ाइनर को अपना स्टोर भी खोल सकता है वो, उसके लिए उसको ग्रेजुएशन लेवल तक उसके अंदर उसने स्टडी की हुई हो। वो बिजनेस में भी स्टडी कर सकता है, मार्केटिंग में भी कर सकता है। फैशन व्यापार की डिग्री लेना ये ले रखी है उसने तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। वो कोई फैशन व्यापार में सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकता है, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकता है 6 माह का या 1 वर्ष का, और इससे छोटी अवधि का भी के कार्यक्रम में भी किसी में पार्ट ले सकता है। और उसके अलावा यदि वो और हायर डिग्री लेना चाहता है तो वह क्या कर सकता है, फैशन मर्चेंडाइजिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी ले सकता है। और यदि और हायर स्टडी करना चाहता है तो वो उसमें रिसर्च वर्क भी कर सकता है। अब हम देखते हैं इसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ फैशन डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। इसका स्कोप देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आता है विजुअल मर्चेंडाइज या फिर दृश्य व्यापार डिजाइन। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, इसमें शोकेस में प्रदर्शन, विंडो डिस्प्ले, दुकानों में सामान व्यवस्था कर सकते हैं, बहुत सारे प्रचार वाक्यों की रचना कर सकते हैं, कपड़ों को रखने की व्यवस्था हो सकती है, और जो डमीज होते हैं उनको आकर्षक ढंग से सजाने की योग्यता भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है फैशन डिजाइनर। इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, जो भी व्यवसायी हैं, कपड़ों और परिधानों की रचना, लोकप्रिय फैशन डिजाइनरों के साथ साथ काम करना, अपने स्वयं के फैशन कार्य करना। नेक्स्ट आता है सेट डिजाइनर। सेट डिजाइनर क्या होता है, सेट डिजाइन करना मीन्स जैसे मूवी सेट डिजाइन करना, टेलीविजन सेट डिजाइन करना या फिर थिएटर सेट डिजाइन करना। और फिर लास्ट आता है इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए क्या करना, जो रिटेल शॉप्स होती हैं उनको डिज़ाइन करना, ऑफिसेज को डिज़ाइन करना, हॉस्पिटल्स को डिज़ाइन करना, रेजिडेंशियल एरिया को डिज़ाइन करना, या फिर होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स को डिज़ाइन करना इसके अंतर्गत आता है। तो इट मीन्स बहुत सारे स्कोप्स हैं इसमें यदि आप फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइजिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि यदि आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप पैशन होना चाहिए बस आपके अंदर। यदि पैशन है तो आप इसमें बहुत अच्छा
बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत अपने इंटरेस्ट का जब हम काम करते हैं तो उसे करने में मज़ा भी आता है और हमें अर्निंग भी होती है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं आज का क्विज़। आज का क्विज़ क्या है, जिसने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है वो पूरा क्विज़ सॉल्व कर लेगा बहुत इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जीन्स की खोज का श्रेय किसको जाता है? ABCD कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है, विभागीय स्टोर में अलग अलग उत्पादों के लिए जो भी उत्पाद होते हैं उनके लिए अलग अलग क्या होते हैं? थर्ड क्वेश्चन आता है, अस्थायी फैशन या फैड्स कितने समय के लिए रहता है? और फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, फैशन उद्योग के मजबूत स्तंभ कौन कौन से हैं? सभी बच्चे सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखेंगे और पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस 11th चैप्टर को अब हम ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।